टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इस बुक में हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यानी भूगोल एक विषय के रूप में। इसके फर्स्ट 4 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 5th पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपने चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का हमारा इस चैप्टर में टॉपिक है ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन यानी भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। देखिए इससे पहले हमने क्या देखा था कि किस तरह से ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चंस हमारे सामने आए थे, व्हाट, वेयर एंड व्हाई यानी क्या, कहां और क्यों। ये तीनों क्वेश्चन मिलकर क्या बनाते हैं, तीनों क्वेश्चंस मिलकर ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। देखिए इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है समाकलन, समाकलन मतलब जुड़ा हुआ। ज्योग्राफी अपने आप को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़े रखता है और दूसरे सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी से अपने आप को जोड़े रखते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग का मतलब यही है कि ज्योग्राफी का दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए भूगोल संश्लेषणात्मक यानी सिंथेसिस विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी को क्या माना गया है, ज्योग्राफी को एक सिंथेसिस सब्जेक्ट माना गया है। सिंथेसिस का मतलब हुआ है, सिंथेसिस का यहाँ पर मतलब है मिलावट यानी मिला हुआ। इसका मतलब लेन देन करना। लेन देन क्या है कि ज्योग्राफी दूसरे सब्जेक्ट्स को कुछ देता है और दूसरे सब्जेक्ट से कुछ लेता भी है। यहाँ पर लेन देन का सिंथेसिस का मतलब बताया गया कि लेन देन मतलब ज्योग्राफी किसी ना किसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरे सब्जेक्ट्स भी ज्योग्राफी से कुछ ना कुछ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ज्योग्राफी है वो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। क्षेत्रीय संश्लेषण मतलब स्पैटियल सिंथेसिस। इसका मतलब है कि ज्योग्राफी में हम क्या देखते हैं, ज्योग्राफी में हम एरिया देखते हैं, स्पेस देखते हैं, किस तरह से एक एरिया दूसरे एरिया से डिफर करता है। हर एक एरिया एक जैसा नहीं है। तो ज्योग्राफी में हम देखते हैं एरिया टू एरिया किस तरह से चीजें वेरी करती हैं। और अगर हम हिस्ट्री में देखें जो भूगोल से ही जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री क्या करता है, कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। कालिक संश्लेषण का मतलब है कि टेम्पोरल सिंथेसिस होता है। देखिए ज्योग्राफी में क्षेत्र के हिसाब से यानी स्पेस के हिसाब से चीजें वेरी करती हैं, लेकिन हिस्ट्री में चीजें वेरी करती हैं लेकिन किसके हिसाब से करती हैं, समय के हिसाब से। कालिक संश्लेषण यानी टेम्पोरली तरीके से चीजें वेरी करती हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इतिहास में, देखिए कि इस टाइम पर ये एरिया ऐसा था, अगर थोड़े टाइम बाद हम देखें कि इस टाइम पर अब ये एरिया ऐसा है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जब चीजें वेरी करती हैं तो वो ही बताया गया है कि इतिहास क्या करता है, कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। देखिए इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक है, मतलब होलिस्टिक। समग्रात्मक का मतलब होता है कि जो इसकी अप्रोच है ज्योग्राफी की वो समग्रात्मक मतलब इकट्ठी जुड़ी हुई होलिस्टिक मानी जाती है। देखिए अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि किस तरह से ज्योग्राफी इतनी सारी नेचुरल साइंसेज से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि किस तरह से ज्योग्राफी को एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट माना गया है। क्यों माना गया है वो ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम जल विज्ञान को लेते हैं। सबसे पहले जल विज्ञान जिसको क्या कहा जाता है, समुद्र विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी। देखिए जल विज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम, सागर महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, तरंगों के बारे में पढ़ते हैं, जल के बारे में पढ़ते हैं। और भूगोल में भी हम क्या पढ़ते हैं, सागर महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से भूगोल किसके साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी के साथ अटैच हो जाएगा। और ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, ज्योग्राफी के साथ अटैच हो जाएगा। इधर हम देखें भू विज्ञान यानी जिसको क्या कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में हम भू आकृति यानी इस पृथ्वी पर, इस अर्थ सरफेस पर किस तरह की आकृति, किस तरह के फीचर्स बने हुए हैं, किस तरह की लैंडस्केप है, माउंटेनी एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेटू वाला एरिया है, किस तरह का एरिया है। तो इस तरह से जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो किसके साथ अटैच होती है, ज्योग्राफी के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी में भी हम लैंडस्केप के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पर मौसम विज्ञान यानी जिसको क्या कहा जाता है, जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। मौसम विज्ञान में हम मौसम के बारे में पढ़ते हैं और भूगोल में भी हम किसके बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या भूगोल यानी जनांकीकी। देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसके अंडर में आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में आता है, और ह्यूमन ज्योग्राफी किसका पार्ट है, भूगोल का यानी ज्योग्राफी का पार्ट है। इस तरह से ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इधर आता है प्राणी विज्ञान यानी प्राणी भूगोल, जिसकी जो बायोज्योग्राफी होता है, जिसके बारे में हम स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग स्पीसीज को देखते हैं, और भूगोल में भी हम प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से बायोज्योग्राफी और ज्योग्राफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वनस्पति विज्ञान यानी पादप भूगोल। देखिए यहाँ पर बोटनी किस तरह से ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है, क्योंकि भूगोल में भी हम पेड़ पौधों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है मृदा विज्ञान यानी मृदा भूगोल, जो इसको पेडोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, और ज्योग्राफी में भी हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, इनके अलावा बहुत सारी ऐसी और दूसरी भी नेचुरल साइंसेस हैं जो किसी ना किसी तरीके से ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है, और ज्योग्राफी भी किसी ना किसी तरीके से उनसे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारी नेचुरल साइंसेस सब कुछ मिला के ज्योग्राफी को क्या बनाता है, इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट बनाता है। तो इसी आधार पर ज्योग्राफी को एक समाकलन विषय बोला गया है। देखिए विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है, मतलब इस वर्ल्ड में हर एक चीज एक दूसरे पर डिपेंड है। कोई भी अकेला रहकर किसी काम को नहीं कर सकता, मतलब पूरा वर्ल्ड किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में परस्पर निर्भर एक तंत्र के रूप में है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। देखिए वैश्विक ग्राम का मतलब है कि सारा वर्ल्ड हमें एक गांव की तरह लगता है। क्यों गांव की तरह लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट के चलते पूरे वर्ल्ड में हम बिल्कुल कम टाइम में पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं। इसीलिए आज प्रेजेंट में वर्ल्ड को क्या माना गया है, एक वैश्विक ग्राम माना गया है, मतलब एक गांव की तरह माना गया है कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए परिवहन के बेहतर साधनों और बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई है, मतलब ऐसे ऐसे परिवहन के, ट्रांसपोर्ट के ऐसे हमारे पास साधन हैं जिसके द्वारा हम बहुत कम टाइम में बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसीलिए विश्व को क्या माना गया है कि वैश्विक ग्राम माना गया है। श्रव्य दृश्य माध्यमों यानी ऑडियो विजुअल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना गया, मतलब हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। तो जो हमारे ऑडियो विजुअल मीडिया और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने आंकड़ों को बहुत ही समृद्ध बना दिया है। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध है। देखिए इससे पहले जैसे मैंने आपको अलग अलग नेचुरल साइंसेज से ज्योग्राफी का रिलेशन बताया था, तो इस लाइन में यही बताया गया है कि ज्योग्राफी का एक संश्लेषणात्मक, मतलब ज्योग्राफी का एक सिंथेसिस सब्जेक्ट क्यों माना गया है, मतलब सिंथेसिस सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि उसका अनेक प्राकृतिक यानी नेचुरल साइंसेस और सामाजिक यानी दूसरी सोशल साइंसेस के साथ अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब एक दूसरे से ज्योग्राफी अलग अलग नेचुरल साइंसेस से और सोशल साइंसेस से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। सारी चीजें क्या है, इंटीग्रेटिंग है। तो इस तरह से ज्योग्राफी को यहाँ पर एक सिंथेसिस सब्जेक्ट बताया गया है, और ज्योग्राफी का दूसरे साइंसेस और नेचुरल साइंसेस के साथ, सोशल साइंसेस के साथ यहाँ पर उसका संबंध बताया गया है। देखिए सभी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य क्या है, यथार्थता को ज्ञात करना। मतलब जितनी सारी नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस है, सबका क्या मोटिव है, यथार्थता मतलब रियलिटी को देखना। हमारा देखिए ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें रियलिटी का पता चल जाए। तो इसमें यही बताया गया है कि जितनी भी नेचुरल साइंसेस है, सोशल साइंसेस है, सबका एक ही मोटिव है कि हम रियलिटी को समझ सके, जान सके। भूगोल ना केवल एक स्थान से दूसरे स्थान के तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, बल्कि उन्हें समग्रता में समाकलित भी करता है। देखिए भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम, स्पेस टू स्पेस किस तरह से चीजें वेरी करती हैं। तो ज्योग्राफी में केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो फीचर्स हैं, जो फिनोमिनास है, किस तरह से
भिन्नता आती है, डिफरेंसेस आती है। केवल उन्हीं बातों पर ज्योग्राफी ध्यान नहीं देता बल्कि उन्हें समग्रता में समाकलित करता है, मतलब सबको एक साथ जोड़कर रखता है। इसीलिए ज्योग्राफी को एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट माना गया है। एक भूगोलविद को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सकता है, सबको जोड़े रख सकता है। मतलब एक ज्योग्राफर को क्या करना चाहिए, एक ज्योग्राफर को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ होनी चाहिए, हर एक एरिया की उसको नॉलेज होनी चाहिए, जिससे वो चीजों को जोड़कर, एक साथ जोड़कर आगे चल सकता है। देखिए यहाँ पर इतिहास और भूगोल यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। देखिए भारत में हिमालय पर्वत एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है। मतलब इतना ऊंचा हिमालय पर्वत, जैसे उधर से साइबेरिया से आने वाले ठंडी पवनों से इंडिया की रक्षा करता है। इसी कारण हिमालय पर्वत के कारण ही इंडिया में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ पाती। तो इस तरह से कई और तरीके से भी हिमालय पर्वत देश के एक अवरोधक के रूप में वहां पर एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है। देखिए लेकिन उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकारियों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। मतलब यहाँ पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री को जोड़कर दिखाया गया है कि उस हिमालय पर्वत में जो दर्रे, जो पासेस हैं, उनके थ्रू कौन आते थे, मध्य एशिया के आक्रमणकारी, उनको उन दर्रों के कारण क्या मिलता था, वहां पर इंडिया में एंट्री करने का रास्ता मिलता था। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते थे। मतलब जो हमारे सामुद्रिक, जो हमारे तरफ जैसे जो हिंद महासागर लगता है, इंडियन ओशन लगता है, उसके बारे में ये बताया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अफ्रीका से संपर्क, मतलब उनके कारण समुद्र के कारण क्या है, उन देशों से हमारे देश का क्या है मतलब संपर्क होता था। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई देशों और अफ्रीकी राष्ट्रों पर औपनिवेशीकरण करने में सहायता की है, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से क्या मिलता था, रास्ता मिलता था। मतलब नौ संचालन की जो तकनीक है, जो शिप्स ये बनाई गई, इनके कारण, इस टेक्नोलॉजी के कारण जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई देशों और अफ्रीकी राष्ट्रों पर औपनिवेशीकरण करने में उन्हें हेल्प मिली। किसके कारण हेल्प मिली? नौ संचालन के कारण। मतलब समुद्र में वो अपना रास्ता बना पाए, किसके कारण? नौ संचालन के कारण। इसी तरह से भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा में क्या दिखाई देता है, हमें परिवर्तन दिखाई देती है, मतलब मॉडिफिकेशन दिखाई देता है। देखिए प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब भौगोलिक तथ्य मान लीजिए, आप फिजिकल फीचर्स मान लो, हर एक चीज टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, और समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी हम एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, मतलब व्याख्या भी हम उसकी कर सकते हैं। देखिए भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय या सांस्कृतिक विकास, इन सभी ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। देखिए हम इस लाइन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए ए स्थान बी स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि स्थान ए स्थान बी से 2 घंटे की दूरी पर है यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस को बताया गया है, कितना डिस्टेंस है, 1500 किलोमीटर है, और यहाँ पर टाइम की बात की गई है। अगर प्लेन से यात्रा की जाए तो कितने घंटे में की जा सकती है, कितने घंटे में डिस्टेंस कवर किया जा सकता है, 2 घंटे में। तीसरा ऑप्शन क्या है कि 17 घंटे में दूरी तय की जा सकती है यदि हाई स्पीड ट्रेन से यात्रा की जाए। मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर डिस्टेंस को बताया गया, इन 2 ऑप्शंस में क्या बताया गया, टाइम को बताया गया है। मतलब टोटल यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर टाइम को इंपॉर्टेंस दी गई है। इसी कारण भौगोलिक अध्ययन में समय चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग बन जाता है। देखिए हमने ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन पढ़े थे, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो उसके साथ यहाँ पर एक टाइम के अकॉर्डिंग तीसरा आयाम भी, यानी जो चतुर्थ आयाम है, वो आयाम भी यहाँ पर जोड़ने के लिए कहा गया है। टाइम यानी व्हेन, यानी कब, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड व्हेन, ये
क्वेश्चंस क्या बनाते हैं, ज्योग्राफी को एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब इसी कारण भौगोलिक अध्ययन में समय चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। मतलब यहाँ पर व्हाट, वेयर एंड व्हाई के साथ साथ किसको जोड़ने की बात की गई है, व्हेन यानी कब, कब यानी कब के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं, समय को मानते हैं। इस तरह से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इतना चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।